हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति की, किस प्रकार से एक वृहद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का दौर चला, किस प्रकार से जो केवल और केवल व्यापारी के रूप में यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में विशेष रूप से जो है एक अलग ही नीति का निर्माण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। फिर 1764 का जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के बाद में और ज़्यादा जो है साम्राज्यवादी नीतियाँ का अनुसरण इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक सबसे बड़ी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के रूप में जो है उभर के आ गई थी। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक जो समय था इसमें हमने बात की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो केवल और केवल व्यापारिक क्षेत्राधिकारी था उनका। ठीक है, धीरे 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 करके एक राजनीतिक संस्था के रूप में ये उभरना प्रारंभ हुई। जैसे 1793 में हमने कहा कि बहुत सारी राजस्व व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की। फिर 1813 के जो अधिनियम आया वहाँ पर भी थोड़ा सा राजनीतिकरण वाली चीज़ें हुई। व्यापारिक अधिकार वहाँ पर उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कम हुए। ठीक है, साथ ही साथ 1813 के अधिनियम में पहली बार भारतीय क्षेत्रों में या भारत में ईसाई मिशनरी भारत आया। भारतीय शिक्षा की ऊपर जोर दिया गया, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, ईसाइयों को भारत में जो है ईसाई शिक्षा की प्रचार प्रसार करने की सारी अनुमतियां यहाँ पर मिल चुकी थी। फिर मैंने आपको कहा कि 1833 का अधिनियम विशेष महत्वपूर्ण, जहां पहली बार तो ये किया गया कि जो एक गवर्नर जनरल जो था, वस्तुतः इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये इसका और से दायरा बढ़ाए। मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण भारत का एक तो गवर्नर जनरल बन गया। किसका? संपूर्ण भारत का जीजी बन गया ये। ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था ये व्यक्ति। कौन? गवर्नर जनरल जो आया था पहले, किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। हम बात कर रहे थे अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। कौन सी? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जहां हमने बात की कि विशेष रूप से अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। कौन? बेंटिंक। कौन माने जाते हैं? बेंटिंक। इस बेंटिंक के समय रियासतों का विलय होना प्रारंभ हुआ। किसका? रियासतों का विलय होना प्रारंभ हुआ। रियासतों का क्या हुआ? विलय हुआ था। आगे बात समझ में क्लियर है? इसी कड़ी में यदि हम देखें तो हमने बात की मैसूर का विलय हुआ सबसे पहले 1831 ईस्वी के आसपास। फिर कचार का विलय हुआ 1832 के आसपास। फिर उसके बाद में हमने बात की कुर्ग का विलय हुआ 1834 में। फिर जयंतिया का विलय हुआ 1835 में। ब्रिटिश साम्राज्य में इन समस्त जो रियासतें थी, इन रियासतों का क्या करने लगे? ये विलय करा। यही जो नीति थी ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहलाई। अब उसके बाद में जब गवर्नर जनरल बन के आए थे ऑकलैंड, इस ऑकलैंड ने कर्नूल 1839 में, मांडवी 1839 में और कोलाबा 1840 में, जालोर 1840 में, इन रियासतों का भी क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। क्या कर लिया था? विलय कर लिया। अब ये जो रियासतों के विलय करने का जो दौर एक तरीके से चल पड़ा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से, ध्यान रखना, इस दौर को जो सबसे बड़ा जो बढ़ाया, जो सबसे ज्यादा जो साम्राज्यवादी नीतियों का जिसने अनुसरण किया, वो अनुसरण करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना? देखिए, वापस ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो उसके द्वारा अपनाई गई। हम तीसरी नीति की बात कर रहे थे। ठीक है ना? भारतीय राज्यों के प्रति, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश नीति। ठीक है, ध्यान देना भाई। इसी में हम बात कर रहे थे अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का। किसकी बात कर रहे थे? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य नीति, पार्थक्य नीति। ठीक है, अगली बात समझ क्लियर है? तो पहली चीज तो ध्यान रखना, बात कर चुके हम लोग वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि बेंटिंक के समय, किसके समय? बेंटिंक के समय
बेंटिंग वे ऑकलैंड, एक साथ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑकलैंड के समय क्या हुआ, रियासतों का विलय हुआ। क्या हुआ, रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में, कहां पर, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये बात हम लोग कर चुके कि किस प्रकार से कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, व्यापकगत, ठीक है, नीति। इसके बारे में देखो हम वस्तुतः विशेष रूप में बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं 1857 की क्रांति के दौरान, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक तरीके से हमारा वापस रिवीजन भी हो जाएगा और उन्हीं चीजों को हम लोग देख रहे हैं। देखो क्या किया इसने, इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों के ऊपर एक तरीके से, जैसे लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल बन के आता है, तो ये गवर्नर जनरल बनना है क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला व्यक्ति था, तो एक तरीके से यहाँ की जो रियासतें थी, इन रियासतों के ऊपर ये कहर बन करके टूटता है। बहुत सारे संशोधन हुए और बहुत सारे संशोधनों के बाद में अधिकतर जो देशी रियासतें थी, इन अधिकतर देशी रियासतों का विलय भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कर लिया गया। ठीक है, यहां से विशेष महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, कहां से, व्यापकगत नीति से। इस व्यापकगत नीति को हम और क्या क्या कहते हैं, देखो ध्यान देना, इसी को तो हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं, राज्य हड़प नीति, हड़प नीति। इसी को हम बोलते हैं गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा, निषेध प्रथा हम कह सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन सिद्धांत, इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन सिद्धांत। ठीक है ना, ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन सिद्धांत। ठीक है, अब यहां पर इसने वस्तुतः किया क्या, इसने क्या नीति अपनाई, भाई गोद निषेध प्रथा, विशेष रूप से ध्यान रखना क्या चीज है, गोद निषेध प्रथा। यदि किसी भारतीय सम्राट के, यदि किसी भारतीय राजा के, ठीक है, यदि किसी भारतीय राजा के यदि कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है, क्या चीज नहीं है, ध्यान देना, उत्तरजीवी संतान नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता था, उस स्थिति में उसका जो राज्य है, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका राज्य ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित हो जाता था, या ब्रिटिश साम्राज्य में उसका क्या कर लिया जाता था, विलय किया जाता था। और यही चीज क्या कहलाई, व्यापकगत नीति कहलाई, यही राज्य हड़प नीति कहलाई, यही गोद निषेध प्रथा थी एक तरीके से। इसी को हमने क्या कह दिया, डॉक्ट्रिन सिद्धांत। यदि देखो राजा के उत्तरजीवी या राजा की उत्तरजीवी संतान नहीं होने पर, संतान नहीं होने पर उसका जो राज्य था, उस राज्य को ब्रिटिश सत्ता में विलय, राज्य ब्रिटिश सत्ता में उसका क्या हो जाता था, ब्रिटिश सत्ता में विलय कर दिया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो कई जगह तो जैसे ये कार्य किया गया। अब यहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले जैसे किसका विलय किया गया, ठीक है, क्या चीजें हुई। अब एक तरीके से एक चीज और ध्यान रखना कि व्यापकगत सिद्धांत कहते हैं, नाम ध्यान रखना, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध या डॉक्ट्रिन सिद्धांत, इसी को व्यापकगत सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय या हड़प का सिद्धांत। ठीक है, शब्दों का फेरबदल इधर उधर से आप लोगों को मिल सकता है। इसी नीति को अब विशेष जो इसका नाम क्या था, गोद निषेध प्रथा, इसी को क्या कह दिया गया, गोद निषेध प्रथा। अगली बात समझ। अब इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण हमें देखने को मिलता है, वो कारण क्या देखने को मिलता है, देखो जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया, तो उस समय एक तरीके से, हालांकि भारत में जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था किसकी है, मुगलों की, किसकी है, मुगलों की। हालांकि मुगलों का पतन एक तरीके से हम बात करते हैं तो औरंगजेब के बाद में मुगलों का एक तरीके से पतन है। तो उत्तर मुगल काल जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं विशेष रूप से, तो उत्तर मुगल काल वाला ये जो है काल है, जहां मुगलों का जो मूल जो तना था वो तो समाप्त हो चुका है ना, अब केवल उसकी जर्जर हुई शाखाएं ही बची हुई थी।
और इस समय जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया तो इस समय अंतिम मुगल बादशाह जिसे हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका यहाँ पर शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई। इस मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए एक तरीके से हम बहुत बात बोले कि जहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई बादशाह के रूप में, है ना, सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित तो मुगल ही थे, लेकिन हाँ उनका पतन हो चुका था। जो चीजें अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में जो चीजें देखने को हमें विशेष रूप से मिलती थी, वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी एक तरीके से नाम मात्र की सत्ता के रूप में तो एक तरीके से कौन है, मुगल ही है। ठीक है ना, तो इस मुगलों की सर्वशक्ति के मुखेटों को उखाड़ करके फेंकना चाहता था, तोड़ना चाहता था कौन, लॉर्ड डलहौजी। और इसीलिए जो है ध्यान रखना कि उसने व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, या इसी को हमने क्या कहा, गोद निषेध प्रथा जैसी उसने नीति अपनाई। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहां भारत में 3 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी। देखो ध्यान देना, भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी। भारत में 3 प्रकार की रियासतें, 3 प्रकार की रियासतें, कौन कौन सी रियासतें, उनकी चर्चा करते हैं। 3 प्रकार की रियासतें थी। भारत में 3 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी। कौन कौन सी रियासतें, देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली ऐसी रियासत जो कभी भी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रही हो। ठीक है, ऐसी रियासत जो कभी भी अपने से ऊपर उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रही हो, और ना ही वो रियासतें कभी भी किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई टैक्स दिया हो। ठीक है, पहली रियासत तो इस प्रकार की रियासतें थी। दूसरी कौन सी थी, वे ऐसी रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन हुआ करती थी, जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन हुआ करती थी, परंतु अब किसके अधीन थी, अंग्रेजों का अधीनस्थ थी, है ना। उससे पहले जैसे हमने बात कर ली थी कौन कौन सी नीतियां, हमने बात करी थी रिंग फेंस नीति की बात करी। ठीक है ना, जहां से एक तरीके से घेरा बनाया गया, बफर स्टेट क्रिएट करना, मूल उद्देश्य क्या था, बफर स्टेट क्रिएट करना, हमने इसकी बात करी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। और तीसरी कौन सी रियासतें थी, ऐसी रियासत जो अंग्रेजों ने सनद के माध्यम से, सनद, ठीक है ना, सनद का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र या जो है आज्ञा पत्र, क्या चीज, आज्ञा पत्र के द्वारा क्या की थी, स्थापित की थी। पहली रियासत ऐसी रियासतें जो कभी किसी के अधीन नहीं रही, नहीं रही। ठीक है, पहली चीज। और ना ही किसी प्रकार का कर अदा किया। ठीक है, ये पहली प्रकार की रियासतें थी जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रही। चाहे अंग्रेजी सत्ता की बात कर लो, चाहे हम मुगलों की बात कर लो, कभी किसी के ये अधीन ही नहीं रहे, और ना ही इन्होंने किसी भी प्रकार का कर प्रदान किया। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी रियासतें कौन सी थी, ऐसी रियासतें जो, ध्यान रखना 2 पॉइंट, या तो क्या चीज, या तो मुगलों के अधीन रही हो, या फिर पेशवाई शक्ति के अधीन रही हो। ठीक है, जो या तो मुगल सम्राट के अधीन हो, या तो किसके अधीन हो, मुगल सम्राट के अधीन हो, या फिर पेशवा शक्ति जो थी, पेशवा, ठीक है ना, पेशवा के अधीन हो। किसके अधीन हो, पेशवा के अधीन हो। ठीक है, दूसरी प्रकार की ये थी। और तीसरी प्रकार की जब इसमें रियासतों की चर्चा करते हैं तो तीसरी प्रकार की रियासत ध्यान रखना कौन सी, जो अंग्रेजों ने सनद के द्वारा स्थापित की, जो अंग्रेजों ने शासकों द्वारा प्राप्त
द्वारा प्रदत्त सनद के द्वारा, सनद का मतलब होता है आज्ञा पत्र। क्या होता है बेटा? आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित हुई हो, पत्र द्वारा स्थापित की हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये 3 प्रकार की विशेष रूप से यहां पर रियासतें हुआ करती थी, और इन्हीं रियासतों को अपने साम्राज्य के अधीन करने के लिए, देखो यहां तो विशेष रूप से अंग्रेजों को कुछ करना ही नहीं था। सबसे बड़ा जो अंग्रेजों के सामने जो चीज थी वो कौन सी चीज थी? एक तो या तो जो किसी के अधीन ही नहीं रहे, और या फिर दूसरा क्या, मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन हो। ठीक है, अगली बात समझ में? तो अब देखो ध्यान से सुनना, लॉर्ड डलहौजी ने अपने इस राज्य हड़प नीति का पुनरावलोकन किया था, है ना, और पुनरावलोकन करते हुए 1854 में उन्होंने एक बात कही थी, केवल ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, कि प्रथम श्रेणी की रियासतों के गोद लेने के मामले में हम हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है हमें। प्रथम श्रेणी वाली कौन सी? ये वाली। ठीक है, इनको गोद लेने का अधिकार में हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार वस्तुतः नहीं। दूसरी श्रेणी की जो रियासतें हैं, इनको गोद लेने के लिए हमारी अनुमति आवश्यक है। हम मनाही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मनाही कर सकते हैं, परंतु प्राय हम अनुमति दे देंगे। और लेकिन तीसरी श्रेणी की जो रियासतें हैं, उसमें मेरा विश्वास ये है कि उत्तराधिकारी में गोद लेने की आज्ञा दी ही नहीं जानी चाहिए। पहले में क्या भाई, जो कभी किसी के अधीन रहे नहीं, जो कभी किसी के अधीन रहे नहीं, आगे बात समझो, तो उसमें तो हम अनुमति देने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि जब हमारा वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है उनके ऊपर, किसी भी रूप में, चाहे परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में बात करें, तो जब हमारा अधिकार है ही नहीं, तो वो गोद ले या नहीं ले, उनके ऊपर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, क्योंकि हम वहां पर अधिकारी नहीं। यहां पर मुगल सम्राट और पेशवा के जो अधीन हुआ करती थी, वहां पर हमारी अनुमति आवश्यक है। हम मनाही कर सकते हैं, परंतु हम क्या दे देंगे? अनुमति दे देंगे। यहां पर अनुमति आवश्यक है। देखो ध्यान रखना, यहां की यदि हम बात करें, देखो यहां पर अनुमति का अधिकार नहीं है, यहां पर अनुमति का अधिकार नहीं, अनुमति का अधिकार नहीं है। ठीक है, और यहां पर अनुमति लेना अनिवार्य है। यहां पर अनुमति ले सकते हैं हम, यहां पर अनुमति दे सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? अनुमति यहां पर क्या है? आवश्यक है। ठीक है ना, लेकिन यदि ये लेना चाहे अपने आप, तो भी हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेंगे? मना नहीं करेंगे। अनुमति आवश्यक है। क्या चीज है? अनुमति आवश्यक है। और तीसरी प्रकार की जो है, कौन सी? तीसरी प्रकार की जो रियासत है, तीसरी श्रेणी में गोद लेने की अनुमति देंगे ही नहीं, और ये रियासतें सीधे सीधे क्या हो जाएगी? व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा सीधे सीधे अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हो गई। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना कि यहां अंग्रेजों ने गोद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की, अनुमति प्रदान नहीं की। नहीं की, अपितु सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया, सीधे व्यप कर लिया, या सीधे हड़प लिया, सीधे हड़प लिया। देखो वापस समझना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी भी प्रकार का। तीन प्रकार की रियासतें, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रियासतें। पहले प्रकार की तो ऐसी रियासतें थी जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रही, ठीक है, या उन्होंने किसी भी प्रकार का टैक्स ही नहीं दिया, तो वहां पर गोद लेने का, अनुमति देने का अधिकार था ही नहीं। किसको? अंग्रेजों के पास। दूसरी कौन सी थी? ऐसी रियासतें थी या तो मुगल सम्राट के अधीन थी,
और या फिर पेशवा के अधीन थी, तो वहां पर अनुमति लेना आवश्यक था, लेकिन यहां पर अंग्रेज मना नहीं कर सकते थे। आगे बात समझ में, मना नहीं कर सकते थे। तीसरी कौन सी ऐसी रियासतें थी जिन्हें पहले से अंग्रेजों ने सनद के द्वारा प्राप्त कर लिया था, या इस सनद के द्वारा वो क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। आगे बात समझिए, चाहे मुगलों की सनद से हुई हो चाहे अंग्रेजों ने सनद से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार की जो रियासतें थी, इन रियासतों में गोद लेने की अनुमति प्रदान ही नहीं, उनको सीधे सीधे जो है ब्रिटिश इस राज्य हड़प नीति के तहत उन्हें सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बना लिया गया, हिस्सा बना लिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब यदि हम बात करें इस लॉर्ड डलहौजी के इस सिद्धांत का, ये कोई नया सिद्धांत नहीं था, ये कोई नया सिद्धांत नहीं था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो स्थापित किया है ये कोई नया तो नहीं था। नया कैसे नहीं था, क्योंकि इसी के द्वारा हमने जब बात करी थी कि इससे पूर्व जो है 1834 में जैसे कंपनी के डायरेक्टरों ने गोद लेने को निषेध किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी गोद लेने को निषेध किया था। 1840 में जैसे कोलाब जालौर की बात करी, 1842 में सूरत की नवाबी चली गई थी। लेकिन डलहौजी ने इसको क्या किया था, डलहौजी ने जो ये पहले से जो नीतियां चली आ रही थी, इन नीतियों को बहुत ज्यादा इसने क्या कर दिया, कठोर कर दिया, ठीक है। डलहौजी की इस नीति का एकमात्र जो उद्देश्य रहा, डलहौजी की इस नीति का एकमात्र जो उद्देश्य जो था, ये क्या था, साम्राज्य विस्तार करना और भारतीय राज्यों को हड़पना ही था। इसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। देखो ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी ने बात कर चुके हैं, बता चुका मैं आपको, लेकिन फिर भी सुनिएगा कि सबसे पहले किसको हड़पा, तो सतारा को। किसको हड़पा, सतारा को हड़पा था सबसे पहले। लॉर्ड डलहौजी ने किसको हड़पा था, सतारा को हड़पा। कब, 1848 में। कब हड़पा, 1848 में। ध्यान रखना, ये सीजीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2011 में। जैतपुर और संबलपुर इसको 1849 में, बघाट को कब, 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। इन सारे के सारी ये जो रियासतें हुआ करती थी, इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सीधे सीधे क्या कर लिया, इसने हस्तांतरित कर दिया, मिला लिया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो जितने भी रियासतें मैंने आपको बताई, ये कौन सी श्रेणी की है, तीसरी श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की है, ये तीसरी श्रेणी की रियासतें थी, जिन्हें सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बना दिया गया था, हिस्सा बना दिया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। अब यहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जब ब्रिटिश साम्राज्य में सीधे सीधे इनका विलय कर दिया गया, तो इन नीतियों को, जैसे हमने बात करी थी, मैंने आपको कहा कि इस नीति को जैसे क्या कह दिया गया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली स्थिति बात कर दी। लेकिन बाद में जैसे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल समाप्त हुआ और डलहौजी के शासनकाल के बाद में जब यहां पर कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आए, तो उस कैनिंग ने 3 निर्णय पलटे। कौन कौन से, मैंने आपको बताया, एक तो करौली, एक बघाट और एक उदयपुर। ये जो रियासतें हड़पी गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इन राज्यों को वापिस अपनी उसी स्थिति में जो है ला दिया गया। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, देखो, या तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसको हड़पा था, ठीक है। सतारा के जो राजा हुआ करते थे, मैंने आपको बताया कि उनके वहां के जो शासक थे उनका नाम था अप्पा, ठीक है ना। इन अप्पा के कोई भी उत्तरजीवी संतान नहीं थी। अब उत्तरजीवी संतान नहीं थी तो सीधे सीधे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया था, हड़प लिया गया। तो आपका पहला तो या तो प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कौन सा, कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के तहत हड़प लिया, ठीक है। तो सतारा को हड़पा। एक प्रश्न जो आपका विशेष महत्वपूर्ण बनता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अवध का। किसका, अवध का। देखो, बरांड का विलय किया 1853 में, एक चीज ये भी ध्यान रखना। और अवध के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने।
और लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाने के बाद में अवध को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। वस्तुतः जब इस अवध वाली बात हुई तो इस अवध की चीज को भी वस्तुतः जो है एक तरीके से निराधार बताया गया, क्योंकि अवध की यदि हम बात करें तो अवध पहले से अंग्रेजों का आश्रित राज्य हुआ करता था। जब हमने रिंग फेज नीति की बात करी थी तो उस रिंग फेज नीति के दौरान भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना, वस्तुतः अवध जो था, ये अवध क्या था, अंग्रेजों का पहले से आश्रित राज्य था। तो इस चीज की भी क्या की गई, भर्त्सना की गई। अवध के जो शासक थे वो थे वाजिद अली शाह, ठीक है। तो इसको बेचारे को कुशासन का आरोप लगा करके जो है यहां पर क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया था। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि 1849 में पंजाब को भी जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अगली बात समझ क्लियर है। अवध का विलय एग्जैक्ट जो यदि आपसे पूछ ले तो 13 फरवरी 1856 को, 13 फरवरी 1856 को जो है अवध का क्या कर लिया गया था, विलय कर दिया गया, ठीक है। अगली बात समझ क्लियर है। अब इसके अलावा ये तो था सीधा सीधा जहां पर किसी भी उत्तराधिकार के संबंध में, यह तो है ना भाई, केवल अवध वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी के जो क्षेत्र मिलाए गए वहां पर उत्तराधिकारी नहीं था कोई, और उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में उनको क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। दूसरा, यदि हम बात करें अवध, तो अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। क्या कर दिया गया था, कुशासन का आरोप लगा दिया, और कुशासन का आरोप लगा कर हड़प लिया। वहीं हम बात करें इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ध्यान देना। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने यह किया कि कई क्षेत्र ऐसे थे जिनको युद्ध के माध्यम से, किसके माध्यम से, युद्ध के माध्यम से जीता था। और ऐसे बात करें तो 1849 में किसको मिलाया था, पंजाब को। ध्यान देना, केवल एक पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी की चीजें हम लोग बात कर चुके, ठीक है। उन्हीं चीजों को बार बार बेटा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सत्तारा को हड़पा। ठीक है, उसी के साथ ध्यान रखना कि 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके तेरह फरवरी 1856 को 13/2/1856 ईस्वी को इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। एक नोट लगा के लिख रहा हूं कि नोट 1849 में, ये मैंने उस समय आपको नहीं बताया था शायद, ठीक है। 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय कर दिया गया, विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अधीनस्थ पार्थिकी की नीति। क्या, किसका बात कर ली हमने, अधीनस्थ पार्थिकी की नीति। अब जो विशेष रूप से हमें चर्चा करनी है वो बात करनी है नंबर 4। हमारा जो इसमें टॉपिक पॉइंट बनता है वो बनता है अधीनस्थ संघ की नीति। क्या चीज है, अधीनस्थ संघ की नीति। इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं भाई। अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति। देखो,
अधीनस्थ संघ की नीति की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो समय है वो 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1935 ईस्वी तक, 1935 ईस्वी तक। अब देखो दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी? एक तो विशेष महत्वपूर्ण बात कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है। और साथ ही साथ अब भारत का जो शासन व्यवस्था थी ये सीधे सीधे ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है ना? क्या कर दी गई? ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई। और हस्तांतरित करने के साथ साथ यहां पर एक चीज और हुई, उसको भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और सीधे सीधे जो है भारत का शासन, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखोगे कि यहीं पर वायसराय का पद सर्जित किया गया था। क्या चीज? वायसराय का पद सर्जित किया गया। ठीक है, आगे बात समझ। विशेष महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। प्रथम वायसराय बने। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। आपको कई जगह एक चीज देखने को मिलती है। क्या चीज देखने को मिलती है? ठीक है, आपको कई जगह ये चीज देखने को मिलती है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का क्या कर दिया गया? पद समाप्त कर दिया गया और एक नया पद नियुक्त किया गया जिसे हम लोग क्या बोले? वायसराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायसराय। लेकिन यथार्थ रूप में देखें तो यहां गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त नहीं किया गया, अपितु शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया या फिर शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। कैसे? दो पद हो गए। व्यक्ति एक था। व्यक्ति क्या थे? एक ही था। ठीक है, लेकिन उसके पास में पद कितने थे? दो थे। पद कितने थे? दो थे। कौन कौन से पद थे? एक तो पद था गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन? गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल का जो पद था यह सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन है। किसके? ब्रिटिश ताज के अधीन। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये गवर्नर जनरल जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करेगा? रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करेगा? ध्यान रखना, किसको करेगा? महारानी को। किसको करेगा? महारानी को।
और तीसरी चीज, इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा उसका भी ध्यान रखना। तो ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश, ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वहीं इसी व्यक्ति को जब हम क्या बोलेंगे, वायसराय, इसी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, वायसराय, इसी को कह दिया गया। ध्यान रखना इस बात का। इसी के लिए नया नाम आया एक तरीके से, क्या आया, वायसराय। इसका मतलब समझो कि व्यक्ति कितने हैं, एक, पद कितने हैं, दो। गवर्नर जनरल कब, जब वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो, ब्रिटिश ताज के अधीन हो, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। और यही व्यक्ति अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करेगा, महारानी को प्रस्तुत करेगा। साथ ही साथ इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश, जहां डायरेक्ट शासन स्थापित किया गया। वहीं हम बात करें वायसराय की, किसकी, वायसराय। तो वायसराय देखो ध्यान रखना, ये जो था ये वायसराय किसके अधीन होगा, अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा गवर्नर जनरल को। इसका मतलब क्या है कि स्वयं को ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसको वायसराय पदनाम कब, क्षेत्राधिकार क्या है इसका, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसका क्षेत्राधिकार है देशी रियासतें, क्या है, देशी रियासतें, ठीक है। अर्थात ये व्यक्ति जब देशी रियासतों में जाता था तो इस व्यक्ति को कहा जाता था एक तरीके से वायसराय। क्या कहा जाता था, वायसराय। जबकि यही व्यक्ति यदि केंद्र शासित प्रदेशों में जाता, कहां पर, केंद्र शासित प्रदेशों में जाता, तो इसका पद नाम बदल कर क्या हो जाता था, गवर्नर जनरल। ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता था, महारानी को, एक तरीके से किस रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में। आगे बात समझ क्लियर है। दूसरा, यदि यहीं पर हम बात करें वायसराय, तो वायसराय का क्षेत्राधिकार क्या है, देशी रियासतें, क्या है, देशी रियासतें। यह व्यक्ति स्वयं अपने आप को क्या करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत, और यही रिपोर्ट फिर आगे गवर्नर जनरल के रूप में किसको दे देगा, महारानी को। किसको दे देगा, महारानी को। तो ध्यान रखना कि लोग एक, व्यक्ति एक थे, जबकि पदनाम कितने थे, दो। वास्तविक रूप में तो यह पद कभी समाप्त किया ही नहीं गया था। अब तो कई जगह आपको अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग को क्लियर रखना। कई जगह आपको ये मिलेगा कि गवर्नर जनरल का क्या कर दिया था, पद समाप्त कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया था एक तरीके से। हालांकि उसको वायसराय कहा जाने लगा, थोड़ा एरिया व्यापक कर दिया इसका। क्या कर दिया, एरिया व्यापक कर दिया। तो इसी को गवर्नर जनरल, इसी को वायसराय के रूप में एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं। खैर, इस तरीके का प्रश्न जहां पर कंट्रोवर्सी होती है तो वो प्रश्न कभी आपसे पूछा नहीं जाता, आता नहीं है। खैर, वही वाली बात है कि सुल्तान और बादशाह में अंतर बताओ, तो वही वाली चीज है, ठीक है। अब देखो, तो 1858 में एक तरीके से ध्यान रखना कि ब्रिटिश, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया। आगे बात समझ क्लियर है। अब ध्यान से सुनना कि यही इसी ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, ठीक है ना, इस ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय रियासतों के संदर्भ में अधीनस्थ संघ की नीति प्रारंभ की गई। कौन सी, अधीनस्थ संघ की नीति प्रारंभ की गई ब्रिटिश ताज के अधीन, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान रखना, ब्रिटिश ताज के अधीन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय रियासतों के लिए सबसे पहले कौन सी नीति, तो अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई थी। कौन सी, अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई थी। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में, कब, 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे
अधिकार छीन लिए? ये प्रश्न आपसे आरटेट रीट में, है ना, आरटेट होता था पहले, तो आरटेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो इस चीज को विशेष रूप से आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ 1858 में जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, तो इस घोषणा पत्र में क्या बातें थी उनको केवल सुनना है और समझना है। क्या बातें थी? उन्होंने कहा, हम भारत के स्थानीय राजाओं को यह घोषित करते हैं कि हम उन सभी संधियों तथा प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अथवा उनकी ओर से की गई और हम उनकी ओर से जारी किए गए थे अधिकार पत्र, और हम उन पर आचरण करेंगे और हम ये आशा करते हैं कि वे भी अपनी ओर से इसे मानते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से भारत में यहां पर ब्रिटिश ताज का क्या हो गया था, यहां पर शासन स्थापित हो गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? इसके आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए एक लाइन लिखता हूं मैं आपके लिए कि 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा के साथ ही भारतीय रियासतों हेतु अधीनस्थ संघ की नीति प्रारंभ की गई। अधीनस्थ संघ की नीति प्रारंभ की गई। नोट लगा रहा हूं, देखिएगा। कि कंपनी के समस्त अधिकार छीन लिए गए। समस्त अधिकार जो थे वो क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। सीधे सीधे यहां पर ब्रिटिश सत्ता ताज के अधीन जो है यहां पर शासन स्थापित हो गया। जब ब्रिटिश महारानी ने ये घोषणा की, इसी घोषणा के साथ भारतीय रियासतों को पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ साथ अधीनस्थ संरक्षण भी प्रदान किया गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कैनिंग ने भारतीय राजाओं को क्राउन के बीच बराबर की भावना समाप्त कर दी थी। आगे बात समझिए, कैनिंग ने क्या किया, भारतीय राजाओं को क्राउन के बीच जो बराबर की जो भावना थी, इस बराबर की भावना को एक तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। कैनिंग ने भारतीय राजाओं को सामंत व प्रजा के रूप में उल्लेख कर क्राउन को असंदिग्ध शासक और सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में इसका क्राउन जो है कैनिंग क्या करता है, इसका उल्लेख करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1876 में राजकीय उपाधि अधिनियम, कौन सा, राजकीय उपाधि अधिनियम, इस अधिनियम ने नवीन संबंधों के ऊपर क्या लगा दी थी, मोहर लगाती थी। और यहीं पर
जब महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि प्रदान की गई थी, कौन सी? केसर ए हिंद, और साथ ही साथ क्या? भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। देखिए ध्यान रखिएगा कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है, क्या लाइन बन जाती है, ध्यान देना इसका, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का यहां से बन सकता है भाई। क्या चीज ध्यान रखना कि 1876, ठीक है, 1876 1876 के राजकीय उपाधि अधिनियम, राजकीय उपाधि अधिनियम, उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि वह उसे भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, उसे भारत की ठीक है। तो एक तरीके से अब जो सर्वेसर्वा हो गई है वो कौन हो गई है? महारानी विक्टोरिया हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत सरकार को, भारत सरकार बोले तो क्या हो गया? अब महारानी विक्टोरिया हो गई है। कौन हो गई है? महारानी विक्टोरिया हो गई। इस भारत सरकार को रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया था। रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का क्या मिल गया था? अधिकार मिल गया था। और इसी के अनुसार महारानी के हितों की रक्षा के लिए या प्रजा के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के लिए किसी भी रियासत के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके विलय किया जा सकता था। आ गई बात समझ में? केवल और केवल ये ढोंग था, एकमात्र पाखंड था। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इसी के द्वारा, इसी कारण अब सरकार को रियासतों के आंतरिक मामलों में, इसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल चुका था। हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल चुका था। ये सारा का सारा एक तरीके से उन्होंने बांध लिया। ये कुचक्र था अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों का क्या था? कुचक्र था, जिसके तहत भारतीय लोगों को क्या कर लिया गया? बांध लिया गया। किसी भी रियासत के ऊपर अब कुशासन का आरोप जैसे अवध के ऊपर लगाया 1856 में, ठीक इसी प्रकार से किसी भी रियासत के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके उसे भारतीय जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जा सकता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और हुई कि प्रशासन को सुधारने के लिए और इस विलय का निर्णय ब्रिटिश संसद और गवर्नर मिलकर के करेंगे। ये केवल और केवल एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया। 1867 ईस्वी में टोंक के नवाब हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली खां। इस मोहम्मद अली खां के ऊपर ये दोष लगा दिया गया कि उसने अपने जो है सामंत थे लावा के ठाकुर
है ना, इन संबंधियों पर प्रहार में वो क्या था, सम्मिलित था और अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी छोड़ने का उसे क्या मिल गया था, आदेश मिल गया था। इसी के तहत 1870 में भी आप लोगों को ध्यान देना विशेष रूप से कि अलवर के महाराजा जो हुआ करते थे, इन अलवर के महाराजा को भी जो है गद्दी से उतार फेंक दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक तरीके से अब जो ये रियासतें हैं, इन रियासतों के हाथ में कोई कुछ नहीं था। जैसे हम बात करें 1875 में, तो 1875 में बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, 1884 में कश्मीर में भी राजकीय परिषदों की नियुक्ति की गई, ठीक है। 1891 में मणिपुर का सरकारी मामलों में हस्तक्षेप, मणिपुर में जो है सरकारी मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा था, ठीक है। तो भारत सरकार इन रियासतों को बाह्य और विदेशी मामलों में भी पूरा अब क्या रखने लग गई थी, नियंत्रण करने लग गई थी। भारत सरकार इनकी ओर से युद्ध की भी घोषणा कर सकती थी। भारत सरकार का मतलब यहां पर सीधे सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया है, ठीक है, तटस्थता भी रख सकती थी या और स्वयं संधि भी कर सकते थे। एक तरीके से सारी की सारी चीजों के ऊपर जो अधिकार था वो विशेष रूप से किसका हो गया, या पूर्ण रूपेण ब्रिटिश महारानी का हो गया था। एक तरीके से जिस साम्राज्यवादी नीति की उन्होंने नींव रखी थी और जिस प्रकार से वो साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करना चाहते थे, वो स्थापना एक तरीके से पूर्ण रूपेण हो गई थी। बटलर कमेटी, इस बटलर कमेटी ने एक बात कही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रियासतों के प्रदेश अंग्रेजी भारत के प्रदेश हैं। क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रियासत के प्रदेश अंग्रेजी भारत के प्रदेश हैं और रियासतों के नागरिक अंग्रेजी भारतीय नागरिकों की स्थिति में ही माने गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, लॉर्ड कर्जन ने रियासतों के लिए संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति प्रारंभ की थी। मोस्ट बिंदु बन जाता है, ध्यान रखना कि लॉर्ड कर्जन ने रियासतों के लिए संरक्षण और अनाधिकरण या अनाधिकार निरीक्षण की नीति का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल का समय माना जाता है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी ने रियासतों के संरक्षण वे अनाधिकार नीति का प्रारंभ किया, ठीक है। आगे बात समझिए, ये बात किसकी है, लॉर्ड कर्जन की 1899 से लेकर के 1905। आगे बात समझिए, उसने कहा था कि भारतीय रियासतों के लिए कहा कि वे विलासी जीवन जीने के स्थान पर प्रजा की भलाई और प्रशासन को संभाले, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो प्रजा के प्रशासन को संभालने की, प्रजा के प्रशासन की तरफ ध्यान देने का निर्देश दिया, ठीक है। आगे बात समझिए, ये किसकी बात थी, लॉर्ड कर्जन की। आगे बात समझ, एक नरेंद्र मंडल, ध्यान रखना विशेष रूप से नरेंद्र मंडल 1905, ठीक है। इस नरेंद्र मंडल में भारतीय रियासतों के लिए अधीनस्थ अलगाव की नीति के स्थान पर अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई थी। नरेंद्र मंडल के द्वारा अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई, ध्यान रखना। ये विशेष रूप से बात आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है, ठीक है। 1905 नरेंद्र मंडल, 1905 नरेंद्र मंडल, क्या चीज है, नरेंद्र मंडल, अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति पर जोर दिया, कि नीति पर जोर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो ध्यान दो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग ने भारतीय शासकों को संरक्षण के लिए विचार विमर्श के लिए बुलाया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने
इस सम्मेलन की योजना और रियासतों का सामूहिक प्रश्नों के लिए जो है वहां पर चीजें उसने तैयार की थी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहां पर फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल का विधिवत क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। यह भी चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि फरवरी 1921 में इस नरेंद्र मंडल का क्या किया गया, विधिवत उद्घाटन किया गया था। और इसमें रियासतों की 3 श्रेणियां बनाई गई, ध्यान रखना। उद्घाटन इसका कब किया गया, फरवरी 1921 में, ठीक है। और इसके तहत रियासतों की 3 श्रेणियां बनाई गई। कौन कौन सी श्रेणियां, उनके ऊपर भी ध्यान देना भाई। देखो पहली कौन सी श्रेणी, पूर्ण वैधानिक और क्षेत्राधिकार रखने वाली ऐसी रियासतें जिनको सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था और इनकी संख्या कितनी थी, 109। पहली चीज क्या है, पूर्ण वैधानिकता प्राप्त रियासतें, ठीक है, पूर्ण वैधानिकता प्राप्त रियासतें, ठीक है ना। और ऐसी रियासतों को क्या किया गया, सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यान रखना कि इन्हें सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार की रियासतों की संख्या देखें, ध्यान रखना कि कुल 109 रियासतें थी। कुल कितनी, 109 रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी, 109 रियासतें हुआ करती थी। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये पहली श्रेणी थी। दूसरी श्रेणी में बात करें जिनमें वैधानिक अधिकार और क्षेत्राधिकार सीमित थे। वैधानिक अधिकार और क्षेत्राधिकार भी उनका क्या था, सीमित था। उनको आपस में चुने गए 12 प्रतिनिधि भेजने थे, ठीक है। आपस में ऐसी जो रियासतें जिनका वैधानिक अधिकार और क्षेत्राधिकार भी क्या हो, सीमित हो, ये आपस में सलाह मशविरा करके 12 प्रतिनिधि भेजें, है ना। और इन प्रतिनिधियों को आगे वहां पर स्थान दिया जाएगा। ऐसी रियासतों की यदि हम बात करें तो ऐसी कुल रियासतें कितनी, 127। नंबर 2, जिन्हें या ऐसी रियासतें जिनके वैधानिक व क्षेत्राधिकार सीमित हो, वह आपस में सहमति से 12 प्रतिनिधियों का चयन करें। प्रतिनिधियों का चयन करें, ठीक है। और ऐसी कुल रियासतें, ध्यान रखना, ऐसी कुल कितनी रियासतें, 127 रियासतें। कितने, 127 रियासतें थी, ठीक है। आगे बात समझ। तीसरा जो इसमें कैटेगरी था वो कौन सा, जागीरों या सामंतशाही जागीरों के मालिक के रूप में रखा, ठीक है ना। जागीरों के रूप में या सामंतशाही जागीरों के मालिकों के रूप में रखा गया। और ऐसी रियासतों की संख्या सर्वाधिक थी, कितनी, 326। जागीर रियासत या सामंतशाही रियासतें, सामंतशाही रियासतें, ठीक है। सर्वाधिक रियासतें थी, ध्यान रखना,
इनकी संख्या कितनी थी? 326। 326 इनकी संख्या हुआ करती थी। कि नरेंद्र मंडल सलाहकारी वे परामर्शदात्री निकाय था। ठीक है, आगे बात समझ में। नरेंद्र मंडल जो था वो क्या था? सलाहकारी और परामर्शदात्री एक निकाय के रूप में था, एक इकाई के रूप में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। रियासत के किसी भी प्रकार के जो आंतरिक मामले जो हुआ करते थे, इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, इसलिए नरेंद्र मंडल पूर्ण रूप से क्या रहा? असफल रहा। इसकी प्रासंगिकता एक तरीके से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। और 1927 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति के लिए बटलर समिति की क्या की थी? नियुक्ति की थी। और बटलर समिति ने जो है रियासतों के मामले में ब्रिटिश क्राउन को क्या माना था? सर्वश्रेष्ठ माना था। और उनकी तरफ उनके जो रीति रिवाज जो थे, उन रीति रिवाजों के ऊपर ध्यान देने का जो है उन्होंने क्या की थी? सिफारिश की। ध्यान रखने का कि इसके असफल होने पर 1927 ईस्वी में बटलर समिति, क्या चीज? बटलर समिति की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना इस समिति ने रियासतों के मामलों में क्राउन को सर्वश्रेष्ठ माना। तथा उनके रीति रिवाज उनके रीति रिवाजों की तरफ ध्यान देने की सिफारिश की। ये हमने बात कर ली अधीनस्थ संघ की नीति। लास्ट जो आपकी नीति बचती है वो है बराबर की नीति। कौन सी? बराबर की नीति। बराबर की नीति। ठीक है, ध्यान देना विशेष रूप से इसका समय 1935 से लेकर के 1935 से लेकर के 1947। देखो विशेष चीजें क्या ध्यान रखनी। एक तो 1919 में अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया।
और साथ ही साथ 1935 के इस अधिनियम में, भारतीय अधिनियम में प्रस्तावित जो भारतीय संघ की विधानसभा में भारतीय शासकों को 125 स्थान और राज्य विधान परिषद में 104 स्थान दिए गए। ठीक है, और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये जो है संघ अस्तित्व में कभी आ ही नहीं पाया। ठीक है ना, ध्यान रखना कि 1919 के अधिनियम द्वारा 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, और वहीं 1935 ईस्वी में 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर, प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ध्यान रखना कि इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा भारतीय संघ की विधानसभा में, भारतीय संघ की विधानसभा में भारतीय शासकों को शासकों को 125 स्थान तथा विधान परिषद में 104 स्थान प्रदान किए गए। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, समानता का जो सिद्धांत था उसको ध्यान में रखा, लेकिन यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। याद रखना कि यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया, यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया था। क्लियर है, तो संघ अस्तित्व में नहीं आया। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के असहयोग नीति और रियासतों के बारे में संतुलन स्थापित करने के लिए क्रिप्स के सुझाव दिए गए 1942 में। वेवेली योजना 1945 आई, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, मैंने बात कर ली। अंत में जो है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि भारतीय रियासतों के पर जो है भविष्य में क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। क्रिप्स योजना में जहां उन्हें संघ बनाने या स्वतंत्र रहने का क्या दिया गया था, विचार दिया गया था। वहीं एटली की घोषणा 20 फरवरी और माउंटबेटन योजना में इस सर्वश्रेष्ठता को समाप्त करके भारत या पाकिस्तान में शामिल होने, किसी एक में शामिल होने का विचार करने का जो है स्पष्ट उनको निर्णय दे दिया गया था। तीसरी शक्ति के रूप में मान्यता देने से क्या कर दिया था, इसको इनकार कर दिया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। स्वतंत्रता से पूर्व, याद ध्यान रखना कि स्वतंत्रता से पूर्व सभी रियासतों को स्वतंत्र इकाई माना गया था, जो भारतीय संघ व अन्य राजनैतिक शक्तियों के सम्मान हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूर्ण रूप में किस तरीके से जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और इनकी क्या क्या नीतियां रही, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है,
एक तो रियासतों की विलय की नीति लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, एक जो है व्यपगत सिद्धांत, और एक जो हमने बात की थी वेलेजली की सहायक संज्ञा। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रश्न आपका यहीं से बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।